हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्स वी ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो गुड्स पर जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो कब राइज होती है? जब टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है वो इस पूरे सेक्शन 12 में जो है वो डिटेल में बताया गया है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही अराइज होती है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आज हम केस पढ़ने वाले हैं जो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी ईदर ऑफ फॉलोइंग डेट्स, नेमली। तो इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो इनवॉइस डेट या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। मतलब 31 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लास्ट डेट होती है इनवॉइस को इशू करने की। और यहाँ पर लिखा गया है कि और द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, या फिर सप्लायर पेमेंट रिसीव कर रहा है वो डेट। जो भी इनमें से अर्लियर है उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। बट सबसे पहले तो हमें इसे समझने के लिए सेक्शन 31 में क्या मतलब लास्ट डेट होती है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार हम सेक्शन 31 खोल लेते हैं। ये हमारा सेक्शन 31, इसमें क्या बताया गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है उसको जो है बिफोर और एट द टाइम ऑफ, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मतलब गुड्स मूवमेंट होना है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स, तो जब गुड्स भेजे जा रहे हैं, रिमूवल किए जा रहे हैं टू द रिसिपिएंट, तब या उससे पहले जो है टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर टू द रिसिपिएंट, अगर मूवमेंट नहीं है गुड्स की तो जब भी डिलीवरी कर दी गई है या फिर अवेलेबल कर दिया गया है रिसिपिएंट को कि वो जो है गुड्स अपना यूज कर सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि एक हमने गडाउन बेचा, गडाउन के साथ साथ हमने गडाउन का जो सेल का एग्रीमेंट है वो अलग हो गया, इसके साथ जो उसमें गुड्स भी, जो फर्नीचर रखा हुआ था वो भी बेच दिया। तो गडाउन तो बेच दिया लेकिन फर्नीचर की एक्चुअल डिलीवरी तो होनी नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स तो नहीं है। बट जैसे ही गोडाउन की हैंड ओवर कर दिया गया तो मान लिया जाएगा, चाहे बेशक उन दोनों का एग्रीमेंट अलग अलग हो, बट जब गोडाउन दिया गया तब उसको फर्नीचर भी वो यूज कर सकता है। तो मतलब मेक अवेलेबल, अवेलेबल कर दिया ना उसको कि वो गुड्स यूज कर सकता है, तो वो डेट जो है मान ली जाएगी तब कि वो सप्लाई हो गया और उसको जो है टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या टैक्स चार्ज किया है, ये सब जो है पर्टिकुलर्स टैक्स इनवॉइस में रहते हैं। और इसमें जो है बताया गया है कि कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर जो है गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि कब, इन विद इन विच टाइम एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जो टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना है उसका टाइम और मैनर जो है प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो अगला केस तो सर्विस का है, आज हम गुड्स ही पढ़ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अभी के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या बताया गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने क्या किया है, विद इन 1 मंथ जो है मतलब अभी रजिस्ट्रेशन कराया है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी आना है, तो जो वो बीच के टाइम पीरियड में जो सेल हुई, सप्लाई हुई, उसके जो इनवॉइसेस हैं पहले उसने वैसे विदाउट जीएसटी इशू कर दिए हों, वो रिवाइज्ड इनवॉइस जो है विद इन 1 मंथ, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है तो सर्टिफिकेट डेट से जो है विद इन 1 मंथ वो जो है उस पीरियड के रिवाइज्ड इनवॉइसेस जो है इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है 200 रुपए से कम की अगर सप्लाई है तो उसमें जो है उसकी में नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, उसके लिए जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू ना करे तो चलेगा। ठीक है। और एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज के केस में क्या होता है कि टैक्सेबल इनवॉइस तो इशू होता ही नहीं है, वो उसमें तो क्या होता है कि एक बिल ऑफ सप्लाई, जो कि उसमें भी बताया गया है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स या फिर मैनर कैसे इशू करनी है। बट उसमें जो है उन केसेस में, एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज के केसेस में टैक्स इनवॉइस ना होकर के बिल ऑफ सप्लाई होता है। और उसमें भी यही है कि 200 रुपए से कम का है तो वो भी मतलब
मैंडेटरी नहीं है, मे नॉट इशू बिल ऑफ सप्लाई फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज। एडवांस पेमेंट के केस में क्या होता है कि एडवांस पेमेंट के केस में सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। एडवांस पेमेंट के केस में रजिस्टर्ड पर्सन जो है ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट एक रिसीट वाउचर दे देता है जब उसको पेमेंट रिसीव हुई है, तो कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, उसमें भी जो जो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्या पर्टिकुलर्स रखने हैं वो बता दिया जाता है। और इन केस ऑफ एडवांस, जो एडवांस मिला है जिसमें सप्लाई जो है आगे नहीं हो रही है बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड, तो अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे कैंसिल किया जाए? उसने रिसीट वाउचर तो दे दिया होगा, तो अभी जब सप्लाई तो हो नहीं रही है, उसको रिफंड मतलब जो एडवांस मिला था उसको वापस देना है, तो वो कैसे दे सकता है? एक रिफंड वाउचर जो है उस पेमेंट के अगेंस्ट इशू करके दे सकता है। नेक्स्ट क्या है? ये केसेस जो है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ 9 इज आरसीएम। तो रिवर्स चार्ज में जब इशू रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको टैक्स देना है, उसको क्या करना होता है? सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है। तो हु इज नॉट रजिस्टर्ड मतलब आरसीएम जो पे कर रहा है, आरसीएम में क्या केस में होता है कि जो भी गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसको ही टैक्स पे करना होता है, तो वो ही इनवॉइस जो है इशू करता है। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू हु इज लाइबल टू पे, सेकंड भी आरसीएम का है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि पेमेंट मतलब इनवॉइस तो इशू करना ही है, इसके साथ साथ पेमेंट वाउचर भी इशू करना होता है कि हमने पेमेंट जो है कर दिया। इसके अलावा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है कि मतलब लगातार हम पेमेंट भी कर रहे हैं और गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना चाहिए? तो जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स जो है आर इन्वॉल्व, मतलब जो भी अर्लियर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या पेमेंट्स, तो तब हमें टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो इस केस में लास्ट डेट टू टैक्स इनवॉइस क्या होगी? जो भी अर्लियर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट फिर सर्विसेज का है, ओनली सर्विसेज का, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। और सेवेंथ सबसेक्शन में क्या गया है? notwithstanding anything contained in subsection 1 where the goods sent or taken on approval for sale or return basis, मतलब गुड्स जो है रिटर्न बेसिस पर या अप्रूवल बेसिस पर कि हमने आपको गुड्स भेज दिए हैं, आपको पसंद आए तो आप हमें बता दीजिए, तब सेल की ट्रांजैक्शन हो जाती है। बट अगर नहीं आते हैं तो वो जैसे गुड्स रिटर्न कर देता है। बट इन केस में टैक्स इनवॉइस का मतलब लास्ट डेट क्या है इशू करने का? या तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सेल ट्रांजैक्शन मतलब हमने उसको गुड्स भेजा था, उसने अप्रूव कर दिया, सप्लाई हो गई तो तब इशू कर दो। नहीं तो हम जो 6 मंथ हो गए गुड्स भेजे हुए, हमने उसके पास 6 मंथ हो गए लेकिन अप्रूवल नहीं आया है और ना ही उसने कोई पेमेंट दी है, तो हम 6 महीने के बाद जो है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन गुड्स हमने भेज दिए थे उसके 6 महीने हो गए हैं, तो वो डेट हमारी जो है लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इश्यू, टैक्स इनवॉइस को इश्यू करने के लिए। तो इनमें से जो भी या तो सप्लाई एक्चुअल में हो जाती है या फिर 6 महीने हो गए हैं गुड्स भेजे हुए, तो जो भी इनमें से डेट अर्लियर है वो लास्ट डेट है टैक्स इनवॉइस को इश्यू करने के लिए। तो मोटा मोटा हमने सेक्शन 31 जो है पूरा देख लिया है कि इसमें टैक्स इनवॉइस को लास्ट इशू करने के लिए लास्ट डेट क्या होती है। इन केस ऑफ जो है सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने क्या है कि या तो गुड्स भेज दिए हैं उससे पहले या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या फिर डिलीवरी कर दी है और मेक अवेलेबल कर दिए हैं रिसिपिएंट को अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। अगर गुड्स को मूवमेंट नहीं था, इधर एक प्लेस से उधर दूसरे प्लेस पे नहीं जाना है, तो उस केस में क्या होगा कि डिलीवरी जो है कर दी है या फिर अवेलेबल कर दी है कि रिसिपिएंट उसको यूज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली यही एक तो ये मेन पॉइंट है गुड्स के केस में, एक कंटिन्यूस सप्लाई वाला है और एक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे है। तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी एक बार मतलब ध्यान में रखना है सेक्शन 12 को पढ़ते हुए। फिर से हम अपने सेक्शन 12 पे आ जाते हैं।
तो इसमें क्या बताया था कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 हमने पढ़ लिया है एक बार। तो या फिर डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। अब इसके लिए जो है अगर इसको माने तो एडवांस जब हमें रिसीव हो गया, अगर गुड्स के केसेस में, सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में, तो उस पे हमारी टैक्स की लाइबिलिटी होती है। बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए जो है हमारे पास आप ये वाली नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल टैक्स। इसमें क्या बताया था, आपको यही लाइन में हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि इसमें बताया था कि hereby notify that the registered person who did not opt for composition levy under section 10 of the said act, मतलब कंपोजिशन लेवल वाली जो केसेस छोड़ दें, as a class of person who shall pay the central tax on outward supply of goods at the time of supply as specified in clause A of subsection 2 of section 12। ये क्लॉज क्या है? एक बार आप वहां से ध्यान से देखिए, सेक्शन 12(2) का सब क्लॉज ए, जो कि क्या कहता है कि डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। तो इसी केस में है जो उसको सेंट्रल टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बता दी गई है कि हु शैल पे द सेंट्रल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट इग्नोर हो गया और अब हमें एडवांस जो रिसीव हुआ है उसके केस में, मतलब तब हमारी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रोविजो क्या कहता है कि अगर जो है हमें एक इनवॉइस हमने भेजा और उसकी एक्सेस पेमेंट हमें, मतलब 1000 रुपीज, अप टू 1000 रुपीज जो है हमें एक्सेस पेमेंट रिसीव हो गई है, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो सप्लायर के ऑप्शन पे है कि वो नेक्स्ट जो है बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। उसका सेपरेट इनवॉइस इशू कर सकता है या फिर नेक्स्ट इनवॉइस जो हुआ है उसमें एडजस्ट करके वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट वो कब तक है? टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या क्या बताई गई है। सप्लाई जो है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड, जो इनवॉइस वैल्यू है कि मान लिया जाएगी सप्लाई उस अमाउंट की हो गई है इनवॉइस की, एज द केस में भी पेमेंट या फिर पेमेंट मिला है तो वो जो है सप्लाई मान ली जाएगी। और एज पर क्लोज बी क्या कहता है कि ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट शैल बी द डेट, जो रिसीव हुआ है वो डेट क्या मानी जाएगी, या तो अपनी उसने बुक्स में एंट्री कर दी है रिसीव्ड की, अमाउंट रिसीव्ड की, या फिर जो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इज क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट में एंट्री हो गई है। तो जो भी इनमें से पहले डेट है, या तो उसने एंट्री अपनी बुक्स में कर ली है या फिर जो है बैंक अकाउंट में आ गई है, तो जो भी अर्लियर डेट है वो मान लिया जाएगी कि सप्लायर ने पेमेंट रिसीव कर ली है, तो वो डेट कंसिडर की जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं अभी। अब क्या कहते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ सप्लाई जो है वेयर टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस एट द टाइम। तो रिवर्स चार्ज के केसेस में क्या क्या होगा, इनमें से जो भी अर्लियर डेट है, क्या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स जो है मिल गए हैं, मतलब इस केस में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो रिसिपिएंट को कब टैक्स पे करना है, या तो उसको गुड्स मिल गए हैं, या फिर डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, द पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट और विच एवर इज अर्लियर, या तो उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली है या फिर उसने जो है पेमेंट अपनी मतलब डेबिट कर दी अपने बैंक से, मतलब नेक्स्ट जो सप्लायर है उसको पेमेंट कर दी है, या फिर द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या फिर इनवॉइस जो इशू हुआ है उसके 30 दिन हो गए हैं, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कार्ड हैज बीन, मतलब इन लिeu ऑफ देयर ऑफ, मतलब या तो इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया था उसके 30 दिन हो गए हैं, या फिर उसने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट किया था जिससे मतलब कंसीडर किया जा सकता है कि सप्लाई की ट्रांजैक्शन हुई है,
तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है अराइज हो चुकी है, लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो चुकी है। Provided that where it is not possible to determine the supply under clause A, B और C, अगर इन तीनों में से जो है नहीं किसी भी क्लोज में मतलब फॉलो हो रहा है तो क्या मान लिया जाएगा, जब उसने अपनी बुक्स में एंट्री करी है ना रिसिपिएंट ने कि रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव करने की, तब मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई है और उसको टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। आरसीएम का केस भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अगला क्या कहता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स के केस में क्या है कि कब टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, या तो उसी डेट को जिस डेट को वाउचर इशू हुए हैं, लेकिन किस सिनेरियो में, जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि ये बता दिया जाए कि आप इस ब्रांड की ये शर्ट या ये ट्राउजर आप खरीद सकते हैं, इस डेट तक खरीद सकते हैं, तो स्पेसिफाइड है कि अगर जो है क्लाइंट खरीदेगा तो ये वाली शर्ट ही खरीद सकता है, ये वाली पैंट मतलब ट्राउजर ही खरीद सकता है, तो आइडेंटिफिएबल है इस ब्रांड की और ये प्रोडक्ट ही खरीद सकता है। तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ है तो उसी दिन जो है टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो जाती है। इन अदर केसेस जो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर रहेगी, मतलब क्लाइंट जाके वाउचर रिडीम्ड कर रहा है तो उसी टाइम पे डिसाइड होता है कि क्लाइंट क्या ले रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, कौन सी ब्रांड का ले रहा है, जैसे तो वही जो रिडम्पशन डेट होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तभी टैक्स लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है। अब सेक्शन 12 जो है सबसेक्शन 5, where it is not possible to determine the time of supply under the provision। अब ये कह रहा है कि 2, 3, 4 किसी भी सबसेक्शन में आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, देन क्या होगा कि इन केस वेयर अ periodical return has to be filed to be the date on which the return is to be filed। तो जिस टाइम पर periodical रिटर्न जो है फाइल कर देनी थी तो वो मान ली जाएगी जो है टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। इन एनी अदर केस, अगर वो केस भी नहीं है तो क्या होगा कि डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, बट इन सबसेक्शन में सबसेक्शन में मतलब ये क्या कवर करना चाहते हैं, बेसिकली जो है डिस्प्यूटेड केसेस हैं, फ्रॉड केसेस हैं, वो कवर होंगे। जो कि क्लाइंट रजिस्टर्ड है बट उसने कुछ ट्रांजैक्शन जो है नहीं दिखाई हैं, जो कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस पर जो है जीएसटी इसने नहीं पे किया है और पे करना चाहिए था, तो जब उसकी पीरियोडिकल रिटर्न ड्यू थी, पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर देनी थी, तो मान लिया जाएगा कि वही डेट जो है वहीं से वो इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लगा देगा टाइम ऑफ सप्लाई मान करके। और अदर केसेस क्या है कि मान लिया जाता है, मान लो केस है कि क्लाइंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, और ऐसी किसी ट्रांजैक्शन की उसमें असेसिंग ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया है कि आप रजिस्टर ही नहीं है और आपको इन ट्रांजैक्शंस पर जो है जीएसटी पे करना था। उस केसेस में क्या होगा कि जब वो टैक्स पे करवा रहा है असेसिंग ऑफिसर उससे, तो पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन विच डेट इट इज पेड, तो मान लिया जाएगा कि वही टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ये हमने पूरा जो है सेक्शन सबसेक्शन 6 जो है अब हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू एडिशन बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। मतलब अब ये हम लगा तो देते हैं कि आपने जैसे इस तरह की क्लॉजेज अगर लगा रखे हैं कि 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो फिर उसके बाद जो है हम इस पे एट द रेट ऑफ दिस % ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लेंगे, या फिर लेट फी लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। तो उन केसेस में क्या है, मतलब अब क्लाइंट इंटरेस्ट पे, लेट फी, पेनल्टी पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इन केसेस में क्या बताया गया है, शेल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन। अगर उस सप्लायर को रिसीव हो गया है इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, तो जब रिसीव्ड हुआ है वही डेट जो है मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई है, तब जो है उस पर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो हमने ये पूरे जो है सबसेक्शन सेक्शन 12 के जो है कर लिए हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल टैक्स वे ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।